This class we will study that recruitment और selection की जहाँ तक बात हो रही है, recruitment and selection. So I told you what is recruitment and what is selection. Yes, ma'am. Recruitment is addition of applications from various sources. All possible sources is known as recruitment, and selection means screening out the best candidate out of all those who have applied for it. ठीक है, यानी कि आप यहाँ बिग बास्केट आती है प्लेसमेंट के लिए, आप सबसे सीवी मांगा जाता है, वो एक रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है. तब आप बोलेंगे कि कंपनी रिक्रूटमेंट कर रही है. ओके, लेकिन इस रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन भी हो गया. राइट, इस रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन हो गया. हम ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन समझा देने के बाद एक क्लास में सिर्फ आपको नोट्स दे देंगे. ठीक है, अभी क्लास में आप समझ लीजिए, आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है साइड से आप बुलेट मार्क करके उसको लिख भी सकते हैं. रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो गया. नेक्स्ट थिंग, रिक्रूटमेंट का टाइप्स, ये हो गया लास्ट क्लास में. नो, नहीं हुआ है. चलिए, मैन व्हाट यू डूइंग, फोन बंद करो. ओके, सी नाउ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दोनों में ये डिफरेंस है कि जब रिक्रूटमेंट होती है, अगर इनवाइट किया जाता है एप्लीकेशन, देन दैट एप्लीकेशन कैन बी इनवाइटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. कहीं से भी, जहां से भी उस पोस्ट के लिए लोग अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट. बट सिलेक्शन का मतलब होता है जितने जगहों से लोगों ने रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया है, उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट करना. Selection is deemed to be done when the letter of employment या contract of employment या जिसको हम offer letter कहते हैं, that is given. Understood? Yes, ma'am. अब आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और इस क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए. दो तरीके से होता है, तो ड्रॉ कर लेना. One is internal and the other is external. आपने ये सुना है इंटरनल प्रमोशन? प्रमोशन सुना है? प्रमोशन का क्या मतलब है? मान लीजिए कि बाहर से जो लोग ज्वाइन किए वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे ज्वाइन किए and they are promoted to assistant manager, then they are promoted to manager, then they are promoted to senior manager, then they are promoted to AGM, assistant general manager, उसके बाद GM. ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए हायरार्की बढ़ रही है और ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूटमेंट निकाला कि जूनियर एग्जीक्यूटिव के रैंक पे हमें लेना है. रिक्रूटमेंट निकाला कि इतने इंजीनियर्स अप्लाई कीजिए, वहां से जो बेस्ट होंगे दे विल बी स्क्रीन्ड आउट एंड दे विल बी प्लेस्ड एट दिस रैंक. जूनियर इंजीनियर चाहिए उनको, लेकिन और जूनियर इंजीनियर चाहिए, वो ये मैन पावर प्लानिंग के थ्रू सोच रही है कि इतने साल में हमको इतने मैनेजर्स जूनियर इंजीनियर से मिल जाएंगे. राइट, आफ्टर सर्टेन टाइम दिस जूनियर एग्जीक्यूटिव will become assistant manager. This assistant manager will become manager. Understood? But the organization can, as per the requirement, also take out requirement directly for manager. ये कर सकती है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन? करती है कि नहीं? पहले इस तरह से समझो. बैंक का एग्जाम का पैटर्न जानते हो? क्लर्क का भी एग्जाम होता है. होता है. क्लर्क को 3 साल में प्रमोट करके पीओ बना देता है इंटरनल एग्जाम्स लेकर के, तो उसका पीओ का वैकेंसी फुलफिल हुआ उतना, लेकिन डायरेक्ट पीओ का भी तो एग्जाम होता है. होता है कि नहीं? तो उस साल, जिस साल वो इतने पीओ की वैकेंसी निकालेंगे, वो इंटरनल मैन पावर प्लानिंग देख के निकालेंगे ना कि ऑलरेडी कितने क्लर्क को प्रमोट करके पीओ का सीट फुलफिल हो रहा है. समझ में आई बात? Are you getting it or not? अगर पीओ का पोस्ट बचता है तब डायरेक्ट पीओ का एग्जाम होता है. नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है.
ये डिपेंड करता है कि मैन पावर प्लानिंग कैसी चाहिए। जैसे कि अब इंटरनल जो ये जो होता है ना, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इसका फायदा और नुकसान दोनों होता है। पहले तुम ये समझो कि तुम सिर्फ ये समझो कि क्लर्क को प्रमोट करके पीओ निकाला जाता है और डायरेक्ट पीओ का भी रिक्रूटमेंट होता है, तो दोनों तो पीओ ही है। यानी पीओ के पोस्ट पे हम प्रमोशन से भी ले आए क्लर्क को और पीओ को बाहर से भी रिक्रूट किए, तो हम इंटरनल रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं क्लर्क को पीओ प्रमोट करके, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं डायरेक्ट पीओ को प्रमोट, डायरेक्ट पीओ को हायर करके। दिस इज कॉल्ड इंटरनल। When you are hiring the manpower from within the organization, this is known as internal recruitment. And when you are hiring people from outside the organization, this is known as external recruitment. Internal recruitment का क्या फायदा होगा बताओ। मतलब नॉलेजेबल रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगी उसके पास। मैम आपकी आवाज कट रही है। ओके आकांक्षा, और आउटसाइडर के पास नॉलेज नहीं रहेगी, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। एंड व्हाट इज योर नेम? रोहित। टेल मी, सोच के बोलो। इस कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर की जरूरत है, इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर की लेक्चरर है। ऑलरेडी यहाँ पे इंग्लिश के लेक्चरर्स काम कर रहे हैं। अगर हम लेक्चरर को यहीं से ले लें तो उससे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, यही क्वेश्चन है ना। आप समझ गए, अब बोलो। नुकसान यही होगा कि जो पहले गुड इवनिंग मैम। आइडिया है, मतलब क्या कहते हैं, नॉलेज है, तो ये नुकसान है, ये तो तुम बेनिफिट बता दिए। मैम उस पे बर्डन आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा, वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा। क्यों? he is being promoted, when you are promoted to a new post, this is obvious, जब तुम सीनियर होते जाओगे तो वर्कलोड बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ता है। नुकसान ये कह सकते हैं कि हो सकता है उससे बेटर हमको आउटसाइड से मिल सकता है। वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट। जरूरी नहीं है कि आपकी रिक्वायर्ड स्किल सेट उस वक्त फुलफिल हो ही जाए अंदर से, ठीक है। सो इंटरनल का अगर हम फायदा बताएंगे, इफ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, तो इंटरनल प्रमोशन से अच्छा टाइम बचेगा कि नहीं, टाइम एफिशिएंट होगा ये कि इंटरनल। देखते हो आईबीपीएस का रिक्रूटमेंट आता है तो क्या होता है पूरा एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, फिर वो प्री का एग्जाम लेंगे, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर मेंस का एग्जाम लेंगे, उसके बाद वो स्क्रीन करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उतने बोर्ड को वो बिठाया हुआ है, उसका काम हैम्पर हो रहा है, उसको पैसा दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए अलग से ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। जब प्री का एग्जाम तुम लेते हो तो उतना बड़ा ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है ना। यहाँ पर है पीएनएम मॉल के पीछे टीसीएस का जो ऑफिस है, वो ऑनलाइन एग्जाम लेती है। जस्ट लुक एट हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैनेज्ड। जबकि जब कोई एग्जाम होता है तो वो सबका पेमेंट किया जाता है ना, राइट। तो दिस इज नॉट जस्ट टाइम, और वो इतना प्रोसेस करने के बाद, यानी कम से कम 7-8 महीने का वो काम है, या नहीं भी तो कम से कम 4 महीने का तो काम है ही, तो वो टाइम एफिशिएंट हो जाएगा। इंटरनल करने के लिए क्या होगा, डिपार्टमेंट का नोटिस निकालना होगा कि प्लान डेट पे एग्जाम होगा, you appear for that exam and you will be promoted. That will be time efficient. Second is this will be cost efficient. क्यों? अभी बताए कितना खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनल प्रमोशंस का। थर्ड, देखो अगर इंटरनली ये कैंडिडेट्स को यानी एम्प्लॉइज को पता हो कि हमारे पास प्रमोशनल एवेन्यूज हैं, हम इंटरनली प्रमोट हो करके ऊपर तक चले जाएंगे, तो उनका मोरल इंक्रीज होगा ना, वो ज्यादा एंथुसियास्टिक, ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। और तुम काम कर रहे हो लेकिन सीनियर पोजीशन हमेशा कोई बाहर वाला आके ऑक्यूपाई कर ले तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। सो मोरल ऑफ, ये लिख लो, सो मोरल, हाई मोरल, ठीक है। अब इंटरनल का जो नुकसान होगा वो क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, वही जो तुमने बताया,
हाँ, वो हो जाएगा, फिर टाइम भी इसमें ज्यादा लग जाएगा, वही कॉस्ट एफिशिएंट नहीं टाइम रहेगा। कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, ये सारे पॉइंट्स उल्टा हो जाएंगे इंटरनल का नुकसान में, एक्सटर्नल के नुकसान में, सॉरी। और इंटरनल का नुकसान क्या होगा? जरूरी नहीं है कि जो चीजें कई बार वी रिक्वायर अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है? सो वी नीड एक्सटर्नल हायरिंग फॉर दैट, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ठीक है। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा अब जल्दी ही प्रमोट कर देते हैं उसको। ठीक है, Yes, ma'am. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का फायदा क्या होगा? बेनिफिट्स। एक्सटर्नल का फायदा ये होगा कि जब बाहर के कोई लोग आ जाएंगे तो इंटरनल एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ग्रो करता है, ग्रो करेगा कि नहीं? कंपटीशन ग्रो करेगा। आप लोग क्लास में बैठे हैं, कोई बाहर का लड़का आ जाए और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, तो आपको एक तरीके से थ्रेट हो जाएगा उससे कि ये बाहर का है एंड इज परफॉर्मिंग वेल, अंडरस्टूड? ये होगा इसका बेनिफिट। इसका बेनिफिट ये हो सकता है एनहांस्ड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये लिख सकते हैं आप। Second point, fresh blood is infused. Fresh blood या talent is infused. ठीक है, न्यू स्किल सेट्स, देखिए न्यू स्किल सेट्स, और इसका नुकसान क्या क्या होगा? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का क्या नुकसान होगा? टाइम बहुत लगता है, कॉस्ट बहुत है, हाई है, इसका सारा उल्टा हो जाएगा। इंटरनल प्रमोशन से ही सिर्फ अगर प्रमोशन लिया जाएगा तो क्या होगा? अगर आपको पता है कि 3 साल के बाद आप प्रमोट हो ही जाइएगा, तो उससे क्या होगा? आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? उखड़ता है, वो काम नहीं करेगा। हाँ, रिलैक्स हो जाएगा, विल बिकम कंप्लेसेंट, ठीक है 3 साल में तो प्रमोट हो ही जाएंगे, क्या जरूरत है इतना काम करने की? तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ाने के लिए भी एक्सटर्नल प्रमोशन, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को एक अच्छा मेजर्स माना जाता है। Understood? Yes, sir. Now we'll start with selection. अच्छा, सिलेक्शन नहीं, अब आपको थोड़ा बता दें कि इंटरनल और एक्सटर्नल का टाइप्स क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे, सॉरी सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को रिक्रूटमेंट के लिए रहने दो। रिक्रूटमेंट में ये 2 टाइप्स हो जाएंगे। हाँ, इंटरनल का रिक्रूटमेंट टाइप बताओ, कैसे रिक्रूटमेंट होता है इंटरनल? प्रमोशन बोलते जाओ, मैल एंड रोहित पार्टिसिपेट इन क्लास। प्रमोशन नेक्स्ट, और कैसे होता है इंटरनल? प्रमोशन ही से पटना में ऑफिस है, पटना में स्टाफ, वेरी गुड, पटना में ऑफिस है, अंडर स्टाफ है, दिल्ली ओवर स्टाफ है, क्या हम वहां से लोग नहीं बुलवा लेंगे? यहाँ बुलवा लेंगे। ट्रांसफर, और कोई तरीका आप सोच सकते हैं? अच्छा, ये कभी सुना है कि पापा लोग या कोई सीनियर एल्डरली मेंबर हैज रिटायर्ड एंड देन ही हैज बीन ऑफर्ड जॉब इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, कि फिर से आप कोई काम करने के लिए उनको ऑफर किया गया? बैंक में होता है, होता है। दिस इज नोन एज रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट थ्रू एक्स एम्प्लॉइज, ठीक है, एक्स एम्प्लॉइज।
उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं मिलेगी ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम मिलती है, ऑफ कोर्स उससे थोड़ा सा कम औहदे का काम होता है, एंड दिस इज द रिक्रूटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस, क्योंकि वो आदमी खुद ही वो 60 इयर्स का हो चुका है, एंड आफ्टर दैट ही इज गिवन अ वर्क, he has been given a work which is less in his status, but he will be offered money for that. बाकी उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंटैक्ट रहेंगे। अगर कम रहेगा तभी मिलता है। रिटायरमेंट के बाद भी ऑफर किया जाता है, रिटायरमेंट जैसे के बाद कि आपको ऑफर किया जाएगा। जैसे ऐसे कितना जॉब में है कि आपका रिटायरमेंट 45 इयर्स में हो जाता है। नहीं, नॉट अबाउट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जैसे कि एयरफोर्स, उसमें रिटायरमेंट पहले हो जाती है। आप देखेंगे कि वो लोग फिर आके बैंक पीओ का भी एग्जाम देते हैं, उनको एज का भी रिलैक्सेशन है उसमें, है ना। उससे तो कम अलग, पोजीशन वाली जॉब हाँ, मिल जाएगा उसको। उससे कम पोजीशन की जॉब मिलती है। तो ये जो है, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होता है। जनरली क्लेरिकल वर्क ऑफर किया जाता है, समझे। और भी है, जैसे बिहार गवर्नमेंट में अगर रिटायर होगा कोई बिहार गवर्नमेंट में रिटायर होगा, 60 साल का हो गया, तो तुम कंसल्टेंट के लिए किसी पीएसयू में अप्लाई कर सकते हो। She's from this class. Yes, ma'am. What's her name? Have you ever joined my class? Then? Okay. So, ex-employees, समझ में आया ये बात? Yes, ma'am. अब बताइए, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का टाइप बताइए। ये सारा आप लोग जानते हैं, बताइए। बाहर से, तो इसमें तो प्रमोशन थ्रू नहीं होगा, वो तो नहीं रहेगा। एग्जाम, आउटसाइड हाँ बोल देंगे ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ, यानी एम्प्लॉयमेंट बॉडीज बोल सकते हो, जैसे लाइक, सही सोच रहे हो, क्लास में पार्टिसिपेट करो, बोलो, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा और क्या होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कौन सी बॉडीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम देती है? हम बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में आईबीपीएस, दैट इज एन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ओनली। फिर एलआईसी, LIC is a corporation, that is not exam conducting body, वो ऑफिस है। IBPS is not office, IBPS conducts exam, SSC, UPSC, BPSC देती है ना। और सबसे कॉमन जो है आपका इंटरव्यू डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो तुम, बताओ। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है ना, एक्सटर्नल। फिर that is the most common, being a student you should have said this first time। educational institutions लिख के जाइए। educational institutions या फिर campus interview। next employment bodies, ठीक है। और बताइए, और बताइए। जो जो सुने हो सब इसी में आता है। Now tell me more। वॉक इन इंटरव्यू सुने हो? सुने हो? नहीं सुने हो? वॉक इन इंटरव्यू होता है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड आता है वॉक इन इंटरव्यू, उसमें कोई एग्जाम कुछ नहीं होता है, सीधा आप अपनी सीवी और अपना फाइल लेकर के सर्टिफिकेट का वो स्पॉट पे जाएंगे। बैंगलोर वगैरह में बहुत सारा, या फिर अदरवाइज भी आईटी कंपनीज वॉक इन इंटरव्यू कराती है, ठीक है। लिखिए वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन जैसा नाम है, बस वही मोड है, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, एंड एडवर्टाइजमेंट और टेलीकास्टिंग के बारे में सुने हैं? टेलीकास्ट करना, टीवी पे आता है, दैट इज टेलीकास्टिंग। एंड एम्प्लॉय रेफरल, वो थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ। हम अभी सब एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, ओके। यू जस्ट राइट डाउन एम्प्लॉय रेफरल।
And employee referral. बोलो बोलो। जैसे ये सब जो इसका टाइप्स है ना, ये टाइप्स क्यों होगा, जैसे कुछ पॉइंट में समझ गया टेलीकास्टिंग, एडवर्टाइजिंग। टेलीकास्टिंग क्या होता है? टेलीकास्टिंग का मतलब देखो, टेलीकास्टिंग का मतलब होता है कि the advertisement which is given on TV, जैसे दूरदर्शन वगैरह पे आप युवा रोजगार और इस तरीके का प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो वो टेलीकास्टिंग यानी कि वो ये बताता है कि यहाँ यहाँ जॉब की वैकेंसी है, ठीक है। हाँ, तो वो जनरली की इस डिपार्टमेंट में, कृषि विभाग में इतना खाली है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, अभी जहाँ इतना ज्यादा मीडिया का प्रचलन है, वहां पर बैठ के कोई टीवी देखेगा रोजगार के लिए? प्लस अगर लाइट नहीं है और आपका प्रोग्राम माने उनका प्रोग्राम उस वक्त टेलीकास्ट हो रहा है, तो वो तो मिस हो जाएगा। सो दिस इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव मेजर ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, लेकिन ये होता है। इस तरीके से एक्सटर्नल एप्लीकेशंस इनवाइट किया जाता है। और देखो, इसमें तुम लोग ये नहीं बोले कंसल्टेंसी, कंसल्टेंट जानते हो? यस मैम। कंसल्टेंसी या फिर हेड हंटर्स। और लिखो इंटर्नशिप के थ्रू। हाँ, होता है, इंटर्नशिप भी होता है। देन यू हैव कंसल्टेंसी, हेड हंटर्स, ई रिक्रूटमेंट। नाइन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लिख लीजिए, फिर आई विल एक्सप्लेन। Who pasted that? Teachers Day वाला है। चलो, हो गया, डन। सी, इंटरनल रिक्रूटमेंट समझ में आ गया आपको? इंटरनल समझ में आया? Now we talk about the external recruitment. In external recruitment, the first point is educational institutions. This is the most common form of recruitment for students, generally for technical graduates and commercial graduates. For MBAs, people go to good colleges and they pick up the skills from there. Campus recruitment के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, you know this, कि ये कैसे process होता है, okay? Next is employment bodies. Just as Mayank said that these are the employment bodies. Their work is to conduct the exam and then hand over the selected candidates to the required authorities. Okay? जैसे UPSC एग्जाम कंडक्ट करता है, तो वो जब IAS का एग्जाम कंडक्ट करता है तो सिर्फ IAS नहीं निकलते हैं, उस कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम से पोस्ट वाइज उनका काम है एग्जाम को प्रोसेस करना, उनका काम है रैंक, मेरिट, interviews and everything, and after that they decide who will get what rank. Okay, so when you get IAS, the top people will get IAS, then they get IPS, then they get IFS, and then they get IRTS and others which are present in the low down the hierarchy. IAS की ट्रेनिंग अलग होगी लबासना में, मसूरी में, people will report that. IPS की अलग होगी हैदराबाद में। तो इस तरीके से क्या होता है कि they are just the exam conducting body, they will select the candidates, okay, and then
their work is over. Understood? BPSC यही करता है, SSC यही करता है. Now you have walk-in interview. I told you what is walk-in interview. Walk-in interview का advertisement newspaper में आता है, faculty position वगैरह के लिए भी आता है. So they are required. They give advertisement in the newspaper that on so and so date decided by the organization, you are requested to come with your CVs and files and certificates to these places and you attend the interview if you get selected. अब वहां जाने के बाद उन्होंने एग्जाम रखा होगा तो आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू रखा होगा तो इंटरव्यू होगा, जो जैसा उनका प्रोसेस हो. डन. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट पता है, the organizations they publish the advertisement and interested candidates are requested to apply. Why is it written interested candidates? मैम जिसको इंटरेस्ट होगा भाई ना, वो फोर्स नहीं कर सकता है. अगर नहीं होगा और भर दिया तो क्या होगा? जो कोर्स हुआ तुमको फोर्स थोड़ी कर जबरदस्ती सकता है. ये नहीं, तुम इस ऑब्वियसली उसके एक इंटरेस्टेड लिखने या नहीं लिखने से कोई तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तुमको देना है तो तुम भरोगे ही. नहीं इंटरेस्टेड लिखेगा और इंटरेस्टेड रहोगे तो क्या नहीं भरोगे? भरोगे ही. लेकिन HR क्यों लिखता है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स? बोलो. What is your background of graduation? Oh, sorry, intermediate. Not the place. मुंगेर. Yes. किस कॉलेज से पढ़ी है? BRM college. BRM कॉलेज से. अच्छा. और स्कूल? हाँ, सही है. That's all. तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इसलिए लिखा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ अगर बिग बास्केट आती है ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को लेने के लिए, जरूरी नहीं है कि BBM करके हर किसी को नौकरी करनी है. ठीक है. There would be people who are interested for higher studies. There would be people who would go for higher studies, integrated PhD with masters. There would be people who would sit and study for government jobs. ठीक है. Then समझ में आ रही है बात? अगर इंटरेस्टेड नहीं लिखना है तो क्या? हाँ, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप उतना पूरा प्रोसेस होकर के निकल स्क्रीन होके जाते हैं, सपोज सेलेक्ट भी हो गए, आपका जॉब छोड़ देने का चांसेस ज्यादा होता है. ठीक है. अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है और आपने बस ट्राई करने के लिए या देखने के लिए भर दिया है, तो आप क्या करेंगे? आप बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं जिसमें आपको मन लगे और फिर आप इसको छोड़ देंगे. तो all the time, all the cost, all the effort that went into recruiting and selecting you will go to waste. समझ में आई बात? चलिए. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट. नेक्स्ट, टेलीकास्टिंग. टेलीकास्टिंग I told you that on television they telecast the vacancies. Okay. एक और ये 9 के बाद रुको, 10 छूट गया, यहाँ 10 में कर लेना. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक और है, देखो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. अंडरस्टूड? वॉक-इन इंटरव्यू हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, टेलीकास्टिंग मतलब टीवी पे दिखाया गया. एम्प्लॉय रेफरल. एम्प्लॉय रेफरल का क्या मतलब होता है? जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाए मुझे कि शिल्पा मैम, अगर कोई काउंसलर हो आपकी नजर में जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करती हो, प्लीज रेफर हर टू अस. एम्प्लॉय को रेफर किया जाएगा. एम्प्लॉय को रेफर किया जाएगा. कौन रेफर करेगा? मतलब HR डिपार्टमेंट. जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो रेफर करेंगे. एम्प्लॉय रेफरल माने एम्प्लॉय रेफर किया है. उससे सीनियर मतलब मेंबर नहीं करेंगे, जूनियर उसको थोड़ी बोल सकते हैं आप इसको. देखो, TCS में माई बडी करके एक प्रोग्राम आता है.
माई बडी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि टीसीएस वालों को पता होता है कि फलाने उनका एक वेबसाइट बनाया हुआ है और वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं, जो अपने उनके फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटिव हैं, उनके और भी जानने पहचानने वाले, उनको अगर लगता है कि वो टीसीएस में काम करने के लिए एलिजिबल है, उनमें रिक्वायर्ड स्किल सेट है, कोई टीसीएस में आना चाहता है, तो वो उसके नाम का फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, कि क्या क्या उनमें स्किल्स हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या, एवरीथिंग, एवरी डिटेल्स ऑफ दैट पर्सन, रेफरल विल बी फिल्ड इन दैट। बाद में अगर वो प्रोफाइल सिलेक्ट होती है, ठीक है, इफ दैट प्रोफाइल गेट सिलेक्टेड, तो जो रेफर किया होता है उसको रिवॉर्ड में कुछ पैसा दिया जाता है, दैट इज नोन एज फाइंडर्स फीस, ओके। अच्छा बताओ कि एम्प्लॉय रेफरल क्यों फायदेमंद है, तुम सोच के बताओ। क्योंकि मतलब वो जाने पहचाने लोग आएंगे, हाँ, कोई नया नहीं आएगा फिर से। जाने पहचाने लोग आएंगे तो क्या होगा उससे, देखिए ट्रस्ट, एम्प्लॉय रेफरल का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी को रेफर कर रहे हैं इस इमेज में पढ़ाने के लिए, तो वो बंदा तो जरूर मुझसे पूछेगा कि क्या है वर्क कल्चर वहां का, कैसा काम होता है, वर्किंग आवर्स क्या है, मैनेजमेंट कैसा है वहां का, स्टूडेंट्स कैसे हैं वहां के, वर्क प्रोफाइल क्या है तुम्हारा, पूछेगा ना। So a part of work culture has already been transferred by me to that person, even before that person has come into this organization. This is kind of transferring of the culture. कि पहले ही मैंने वो चीजें ट्रांसफर कर दी है उसके दिमाग में कि यहाँ पर ऐसे ऐसे काम होता है, समझ में आई बात। सो दैट वे उनको पता है कि यहाँ काम कैसे करना है और उसके बाद वो चूज करते हैं कि नहीं ठीक है हमें यहाँ पर काम करना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कंसल्टेंसी, यू नो दिस, कंसल्टेंसी में सीवी और डेटा बैंक मेंटेन होता है, यहाँ तक कि मिडिल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट तक के लोगों का कंसल्टेंसी में डेटा बैंक मैनेज होता है। देयर आर सम बिग कंसल्टेंट्स लाइक AF Ferguson, ABC Consultants. These companies are like huge companies in the field of consultants. फाल्गुनी नायर का नाम सुना है? अभी नहीं सुना है, इतना हॉट नेम है अभी। नायका की लीड, नायका, Yes, ma'am, Naika. यस। सो IPO की वजह से वो फेमस हुई है अभी। फाल्गुनी नायर was initially working for AF Ferguson. That is such a big consultant. Okay? तो वहां से भी रिक्रूटमेंट होता है। कभी कभी कोई क्लाइंट है, मान लो कि TCS है, उसको कोई स्पेशल स्किल सेट चाहिए, ओके आकांक्षा, बहुत स्पेशल स्किल सेट Yes. चाहिए, कोई ऐसा रेयर क्वालिटी, कोई ऐसा रेयर कोर्स या स्किल या एक्सपर्टीज जो उसको पता है कि हम ऐसे जनरल रिक्रूटमेंट करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा, तो वो क्या करता है, कंसल्टेंट के पास ये चीज डाल देता है और ये कंसल्टेंट के बिहाफ पे लोग को खोज के क्लाइंट को देता है और बहुत तगड़ा कमीशन मिलता है उसको फिर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट ई रिक्रूटमेंट। व्हाट इज ई रिक्रूटमेंट? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑनलाइन, थ्रू www, सोशल मीडिया, एवरीथिंग वाइज। आप नौकरी पे प्रोफाइल डालते हैं, आप shine.com पे डालते हैं, monster.com पे, दैट इज ई रिक्रूटमेंट। इन ई रिक्रूटमेंट एवरीथिंग इज डन थ्रू वेब, website. You don't need to have a mark of physical presence. Next is direct recruitment. Direct recruitment का मतलब होता है, direct recruitment को हम कहते हैं recruitment at factory gate. Direct recruitment को recruitment at factory gate भी कहा जाता है। ब्रैकेट में लिखो recruitment at factory gate. Recruitment at factory gate, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। देखो रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट जनरली लेबर क्लास को हायर करने के लिए किया जाता है। जैसे होटल्स वगैरह आप जानते हैं ना, होटल्स वगैरह में पीक सीजन में ज्यादा लेबर की जरूरत होती है और जब पीक सीजन खत्म हो जाता है तो दे फायर द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, क्योंकि उस टाइम उनको ड्राइवर की ज्यादा जरूरत है, होटल स्टाफ की जरूरत है, खाना खिलाने वालों की जरूरत है, क्लीन करने वालों की ज्यादा जरूरत होती है। दे हायर मोर लेबर एंड देन दे फायर इट वंस दे आर डन विद द पीक सीजन। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि फैक्ट्री पे ही चिपका दिया जाता है कि लेबर इज रिक्वायर्ड।
Understood? Yes, ma'am. Next is employment exchange. Employment exchange is a place where the job giver meets the job seeker. Organization, कुछ legal compliances होता है इसका. Organization को declare करना पड़ता है कि उसमें कितनी वैकेंसी है. तो अब इसका भी थोड़ा सा तो घट ही रहा है प्रेस. नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर. लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैसे जॉब गिवर होता है? ऑर्गेनाइजेशंस जो कि लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कंस्ट्रक्शन, दुबई, माने अरेबियन कंट्रीज में बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन होते ही रहता है. यही गांधी सेतु पुल बना, तो क्या जो उसका एम्प्लॉयर है वो हर एक एम्प्लॉयर लेबर को ढूंढता चलेगा? नो, दे हायर अ कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सारे वर्कर्स होते हैं. तो वो जो वर्कर्स हैं उसका एम्प्लॉयर कौन हुआ? कॉन्ट्रैक्टर. उसको जितना इश्यूज है वो कॉन्ट्रैक्टर से है, और कॉन्ट्रैक्टर के अलावा उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से कोई मतलब नहीं है. लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर छोड़ा, सारा लेबर छोड़ देगा, है ना? ठीक है, साइन होता है, लेकिन स्टिल आप देखें सऊदी अरेबिया से लोग वापस आ जाते हैं, आते हैं ना, तो फिर लोगों के माइंड का क्या बोल सकते हो? अगर बहुत सारी नौकरी है, बहुत सारा ऑपरेशन होता है, लोग छोड़ देते हैं वहां से. तो अगर कॉन्ट्रैक्टर छोड़ा तो बाकी सब छोड़ देगा, और इमीडिएट उसका कॉन्ट्रैक्टर है, पैसे का किचकिच हुआ कॉन्ट्रैक्टर से होगा, उसका कोई मर गया वो तो वो कॉन्ट्रैक्टर से मांगेगा. समझ में आई बात? चलिए, in the next class we will start